दोस्तों, मुझे पता है कि ये 2020 साल हम सब लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब हम 2021 में एंटर कर चुके हैं और आप में से बहुत लोगों ने 2021 का प्लान ऑलरेडी किया होगा और बहुत सारे लोगों को सवाल पड़ा होगा कि 2021 में कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंड में होगी और कौन सी टेक्नोलॉजी हमें सीखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा वेब डेवलपमेंट रोड मैप शेयर करने वाला हूं और ये रोड मैप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो सर्वे, स्टेट ऑफ फ्रंट एंड, स्टेट ऑफ जावास्क्रिप्ट और लिंक्डइन सर्वे। तो इस वीडियो में हर एक टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और हर एक टॉपिक के लिए आपको मैं कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जहां से आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो। और हाँ, जितनी भी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसकी जो लिंक्स है, जो सारे रिसोर्सेस है, वो आपको एक गिट रिपॉजिटरी के अंदर मिल जाएंगे। तो वो जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो। और हाँ, जो रोड मैप है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और जब भी आपको चाहिए तभी आप इसको देख सकते हो। एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेब डेवलपमेंट। ये हमारा रूट है जो हम सीखना चाहते हैं और इसका ये रोड मैप है। तो सबसे पहले बारी आती है HTML की। अभी देखिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट अगर स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको ऑलरेडी HTML आता हो, तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पहली चीज़ है वो है सेमेंटिक्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि HTML5 के अंदर सेमेंटिक टैग्स आते हैं, जैसे कि हेडर, फुटर, आर्टिकल टैग, असाइड टैग, फिगर टैग, मेन टैग, नाउ टैग, सेक्शन टैग, समरी और भी बहुत सारे टैग्स हैं। तो ये जो टैग्स है इनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि रीडेबिलिटी, मतलब आप आपके कोड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। और ये सिर्फ ह्यूमन के लिए, डेवलपर के लिए नहीं, ये मतलब अपने ब्राउज़र के लिए भी। और इससे क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको अगर कोई चीज़ बाद में ढूंढनी है तो वो अपने अपनी जगह पे हमें जल्दी से मिल जाती है। और जो अपना HTML स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो सेमेंटिक टैग्स है उसको हो सके उतना ज़्यादा आपको यूज़ करना है प्रॉपर जगह पे। अभी जो नेक्स्ट है वो है एक्सेसिबिलिटी, और ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में। तो इससे होता क्या है कि जो डिसेबल एबिलिटीज़ के लोग होते हैं वो भी आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कि एरिया एट्रीब्यूट के बारे में आपने सुना होगा या कहीं पे तो उसको देखा ही होगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। और अभी जो नेक्स्ट है वो है वैलिडिटी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप HTML जब भी लिखते हो तो HTML का जो स्ट्रक्चर होता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। आप कोई भी एलिमेंट कहाँ पे भी किसके भी अंदर नहीं लिख सकते हो, है कि नहीं। तो कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आप आपका जो HTML है उसको पेस्ट करके आप कितना वैलिड है उसको आप टेस्ट कर सकते हो। तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी गिट रेपो के अंदर। ओके, तो ये हुआ HTML। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप HTML सीख रहे हो। अभी HTML के बाद बारी आती है वो है CSS की। अभी CSS को अगर देखेंगे तो देखिए, CSS के अंदर सबसे पहले आपको जानना होगा फ्लेक्स बॉक्स, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बहुत सारे जो देखिए, कोई भी वेब एप्लीकेशन होता है तो उसके अंदर लेआउट्स होते हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड में आपका साइड बार है, राइट साइड में मेन कंटेंट है, और या फिर कोई ब्लॉक्स है जिसको आपको वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टली आपको उसको अलाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपको फ्लेक्स बॉक्स आता हो। और यहाँ पे CSS ग्रिड है। देखिए, CSS यहाँ पे जो ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं ये ज़रूरी नहीं कि आपको सारे ऑप्शंस आने ही चाहिए। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस जो है वो ऑप्शनल है, जो कि आप इसको मान सकते हो बोनस स्किल सेट। तो CSS ग्रिड क्या है बेसिकली, ये भी इसकी मदद से भी आप लेआउट बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा
एडवांस है फ्लेक्स बॉक्स से, और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो फ्लेक्स बॉक्स से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो CSS ग्रिड अभी भी थोड़ा सा नया है, और जो पुराने ब्राउज़र्स है उसको उतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो मॉडर्न ब्राउज़र है वो सारे इसको सपोर्ट करते हैं अच्छे से। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेआउट अगर बनाना हो तो आप CSS ग्रिड की मदद से उसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। अभी इसके बाद बारी आती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की, और ये मतलब ये मस्ट है, ये आपको चाहिए चाहिए। तो अभी हमें सबको पता है कि लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो अपना जो एप्लीकेशन है वो मोबाइल के अंदर अच्छा दिखना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो देखिए, आप मीडिया क्वेरीज यूज़ कर सकते हो। तो मीडिया क्वेरीज की मदद से आप अलग अलग स्क्रीन साइज़ के लिए अलग अलग जो स्टाइल है वो अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ में और एक यहाँ पे टर्म है, वो है मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ट्रेंड में है। तो इसमें होता क्या है कि जो डिज़ाइन है अपना, सबसे पहले मोबाइल के लिए, मोबाइल स्क्रीन के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है, और फिर इसको डेस्कटॉप के लिए उसको एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो ये मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन जो है वो भी बहुत अच्छा अप्रोच है, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। ओके, अभी CSS के बाद बारी आती है वो है प्री प्रोसेसर्स। देखिए, प्री प्रोसेसर्स में क्या होता है, ये जो प्री प्रोसेसर्स है ये इसमें आप CSS ही लिखते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि CSS और प्लस इसमें और भी एडवांस जो कैपेबिलिटीज़ होती है, मतलब CSS के फीचर प्लस और एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड करके, ये जो टेक्नोलॉजी है प्री प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, जैसे कि हम सास यूज़ करते हैं, लेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी, जैसे कि मिक्सिंग हो गया, नेस्टिंग हो गई, और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर है, जिसकी मदद से आपको थोड़ा जो CSS है वो कम लिखना पड़ता है। और अगेन ये ऑप्शनल है, ये आपको ज़रूरी नहीं कि आना ही चाहिए। ये ऑप्शनल है अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। ओके, तो इसके बाद बारी आती है वो है CSS फ्रेमवर्क। आपको HTML आ गया, CSS आ गया, तो अभी आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, वो है CSS फ्रेमवर्क। देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सीधा CSS फ्रेमवर्क के ऊपर जंप नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि CSS सीखने से पहले आप सबसे पहले फ्रेमवर्क सीखते हो, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो CSS के फंडामेंटल्स है वो क्लियर करने हैं, और उसके बाद ही आपको CSS फ्रेमवर्क जो है वो पिक करना है। अभी यहाँ पे मैंने 3 जो फ्रेमवर्क है जो बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, वो लिस्ट किए हैं। जो सबसे पहला है वो है टेलविंड CSS। तो टेलविंड CSS एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है। तो अगर आपके पास कोई कस्टम डिज़ाइन हो जहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको करना है, तो उस जगह पे आपको टेलविंड CSS जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही फ़ायदे का होगा, और आप इसकी मदद से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन जो है वो कर सकते हो। और उसके बाद बारी आती है बूटस्ट्रैप की, और ये आपको पता ही है, ये पहले से बहुत ही फेमस है, और अभी भी जो नया वर्जन इसका आया है उसकी वजह से और भी ये अभी फेमस होने लगा है, क्योंकि ये इसमें से जो jQuery थी वो निकाल दी गई है, और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स इसमें किए जो नया वर्जन है उसके अंदर। तो ये बूटस्ट्रैप भी जानना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और उसके बाद है मटेरियलाइज CSS। अगर आपका डिज़ाइन मटेरियल डिज़ाइन हो, जैसे गूगल के बहुत सारे डिज़ाइंस मटेरियल डिज़ाइंस होते हैं, तो उस टाइप का अगर डिज़ाइन आपको करना है तो मटेरियलाइज CSS वे टू गो। अभी इसके बाद बारी आती है वो है टूल्स की। देखिए, हमने HTML, CSS और CSS फ्रेमवर्क्स देख लिए। अभी टूल्स कौन से हमें यूज़ करने हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहला है वो है गल्प। और गल्प की अगर बात करेंगे तो ये है एक टास्क रनर। तो जब भी आप डेवलपमेंट करते हो तो बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे आपको जो आपका HTML है उसको मिनीफाई करना है, सास को आपको कंपाइल करना है। तो ऐसे जो टास्क है वो गल्प की मदद से बहुत अच्छे से आप इसको रन कर सकते हो। और उसके बाद है वेब पैक, और ये वेब पैक है जो सबसे फेमस है। और ये जो वेब पैक है ये है बंडलर, और ये बहुत फेमस है क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेमवर्क्स है इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत सारी कूल चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि अपना बिल्ड सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी लाइब्रेरीज अभी कर रही है। और जो जावास्क्रिप्ट है उसको कंपाइल आप करा सकते हो, सास को कंपाइल करा सकते हो। ऐसी बहुत सारी, उसके बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, उसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें
इसमें हैंडल कर सकते हो। इसमें और एक नाम है रोलअप, और वो भी सेम चीज़ है, बहुत सारे लोग इसको भी रोलअप को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये ऑप्शनल है, आप एक तो गल्प सीखिए या फिर वेबपैक या फिर रोलअप देखिए। और इसके बाद बारी आती है गिट, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट। ओके, तो आप अगर टीम के अंदर काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें आनी बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है जब भी आप कोलैबोरेशन करते हो टीम के साथ में काम कर सकते हो। अगर देखिए टीम के साथ आप काम नहीं भी कर रहे हो, लेकिन जो भी आपके पर्सनल प्रोजेक्ट है इसकी जो वर्जन हिस्ट्री है वो आप गिट की मदद से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए एक बार मैं बता देता हूँ। गिट जो है एक प्रोग्राम है जो कि अपनी जो वर्जनिंग सिस्टम है, जो आपका कोड है उसका वर्जन जो है उसको मैनेज करता है। और गिटहब जो है वो गिट को यूज़ करके उन्होंने जो सर्विस बिल्ड की है वो है, और गिटलैब उसी तरह से एक सर्विस है, और बिटबकेट भी। तो आपको क्या करना है, आपको मेन है कि गिट आपको आना चाहिए। एक बार आपको गिट आ जाएगा तो आप गिटहब में भी काम कर सकते हो, गिटलैब में भी कर सकते हो, बिटबकेट में भी कर सकते हो। तो अभी इसके बाद बारी आती है टर्मिनल की, या फिर गिट बैश, और या फिर जो भी आपकी कमांड प्रॉम्प्ट है। तो मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप किसी भी जो फ्रेमवर्क है उसमें काम कर रहे हो तो इसका CLI टूल आता है, तो वो उसको आपको रन करना है तो वो हम टर्मिनल के थ्रू रन करते हैं। तो आपको टर्मिनल का एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ें है, बेसिक कमांड जो है वो आपको आनी चाहिए। जैसे फाइल को क्रिएट कैसे करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर को डिलीट करना है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ओके, उसके बाद है जेनकिंस, और ये ऑप्शनल है। तो जेनकिंस एक टूल है जिसकी मदद से आप जो आपकी CI/CD, जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, वो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आप डेवऑप्स जॉब है आपका, आपको जो एप्लीकेशन है उसको आपको डिप्लॉय करना है कहाँ पे, तो इसके लिए जो पाइपलाइन होती है उसको बिल्ड करने के लिए ये जेनकिंस टाइप के टूल यूज़ होते हैं, और बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। ओके, इसके बाद बारी आती है जीरा की, और जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जिसकी मदद से आप अगर टीम में काम कर रहे हो तो टीम को टास्क असाइन करना, फिर उस टास्क को कंप्लीट करना, और फिर उस टास्क को ट्रैक करना। मतलब अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी जो है वो इस टाइप के टूल्स यूज़ करती है, जीरा। इनफैक्ट जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे भी हम जीरा यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कुछ टूल्स है, ज़रूर नहीं आपको सभी आने चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक इसका आपको आना चाहिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टेस्टिंग। तो देखिए टेस्टिंग थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस आप इसको बोल सकते हो। आप अगर अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो वेब डेवलपमेंट तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा एक बार आप कंफर्टेबल हो जाते हो बाकी सारी चीज़ों में, तो उसके बाद आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि जेस्ट हो गया, एंजाइम हो गया, जैस्मिन हो गया, और टेस्टिंग लाइब्रेरी। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे ये जो सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं तो ये जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग के टूल्स हैं। अगर आप और कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जैसे PHP हो गई, तो PHP यूनिट आता है, तो उसकी मदद से आप PHP कोड टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ टेस्टिंग। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे मेन जो है वो है जावास्क्रिप्ट। हमने HTML CSS देखा, कुछ टूल्स देखे, टेस्टिंग टूल्स देखे, और अभी आपको जो नेक्स्ट चीज़ आनी चाहिए वो है जावास्क्रिप्ट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइस इसकी मदद से हम बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती है। आप इसकी मदद से वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, या फिर डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एक एक करके अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली जो है यहाँ पे आता है फ्रंट एंड। तो देखिए ये रहा हमारा फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड के अंदर सबसे पहले है आपको, देखिए जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे हो तो सबसे पहले तो आपको जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स है वो आपको सीखना है। अगर आपको और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए मतलब बहुत ही सिंपल हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते हैं वो सेम होते हैं सब जगह पे, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, सिंटैक्स चेंज हो जाता है। अगर नहीं भी आता है तो जावास्क्रिप्ट वैसे भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, और आप इसको
बहुत जल्दी से पिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल जो है वो सीख जाओगे, तो आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे पिक करना है फ्रेमवर्क्स। देखिए, अभी जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो ये 4 हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो है वो है रिएक्ट, जो कि फेसबुक ने बनाया है, और जैसे कि हम सबको पता है ये सबसे पॉपुलर जो फ्रेमवर्क है वो अभी आज की डेट पे है, और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, और इसकी जो जॉब्स है मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसको सीख लेते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा सा एडिशन जो है आपके स्किल सेट के लिए हो सकता है। अभी रिएक्ट के बाद बारी आती है व्यू की, और व्यू जेएस आप जैसे कि आपको शायद सब बहुत लोगों को पता ही होगा, ये एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है और ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। और इसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि इसको सीखना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हुआ क्या है कि इन्होंने जब भी ये फ्रेमवर्क क्रिएट किया तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है उसको उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट रखा, मतलब जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो उसको पूरा उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट करके यूज़र के लिए बहुत ही सिंपल एपीआईज दे दिए। तो कंपेयर टू रिएक्ट अगर हम देखेंगे तो व्यू बहुत ही सिंपल है सीखने के लिए, आप उसको बहुत ही जल्दी से पिक कर जाओगे। आपको कंपेयर टू रिएक्ट आपको कोड भी थोड़ा सा कम लिखना होता है, और इसकी वजह से ये जो व्यू जैसे पॉपुलर होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। तो अभी इसका अगर मार्केट देखने जाए तो इंडियन मार्केट में अगर देखेंगे तो इसकी थोड़ी सी अभी वैकेंसीज थोड़ी सी कम है कंपेयर टू रिएक्ट, लेकिन जल्द ही ये बढ़ने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ग्रो करते जा रहा है। लेकिन आप अगर यूरोपियन मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे व्यू जेएस बहुत ही ज़्यादा हेविली अभी यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी कंपनीज़ ने। तो व्यू जेएस आप अगर सीख जाते हो तो ये भी बहुत अच्छी एक एडिशन आपके स्किल्स में होगी। ओके, इसके बाद बारी आती है एंगुलर की, और एंगुलर जैसे कि आपको पता है कि इसको गूगल ने बनाया है, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज़ करती है, क्योंकि एंगुलर को यूज़ किया जाता है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट में। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक एमवीसी टाइप का फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती है आउट ऑफ द बॉक्स। आपको कोई प्लगइन्स आपको डाउनलोड करने नहीं होते, सारी चीज़ें इसके अंदर ही है। और इसका एक बेनिफिट है कि आप इसके अंदर जो कोड है हम टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो उसकी मदद से क्या होता है कि स्टैटिक टाइपिंग का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। लेकिन वैसे आजकल तो रिएक्ट और व्यू भी वहाँ पे भी हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो आप एज अ मेन बेनिफिट इसको नहीं पकड़ सकते हो। तो आप इसको अगर सीख जाते हो तो बाकी की बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। ओके, तो अभी इसके बाद बारी आती है जो मार्केट में नया आया था, और इस साल जैसे मतलब प्रेडिक्ट किया था लास्ट ईयर लोगों ने, उतना यहाँ पे ग्रो कर नहीं पाया। लेकिन ये अपने आप में एक अलग टेक्नोलॉजी है जहाँ पे वेब कंपोनेंट्स पे ज़्यादा इसका फोकस है, वो है स्वेल्ट, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रही है। ओके, अभी फ्रेमवर्क के बारे में अभी देखिए, ये जो फ्रेमवर्क्स की जो हमने बात की, तो ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें सीखनी है, आप इसमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क पिक कर सकते हो स्टार्ट में। ओके, अभी इसके बाद अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पे बारी आती है स्टेट मैनेजमेंट की, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपका अगर सिंपल प्रोजेक्ट है तो आपको स्टेट मैनेजमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका अगर प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है या फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो स्टेट मैनेजमेंट आपके प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टेट है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर किया जाता है, और फिर वहाँ से बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है वो जो स्टेट है उसको शेयर करते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो अलग से हम डेडिकेटेड वीडियो में देख सकते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि रिडक्स जो कि बहुत फेमस है, और रिडक्स ज़्यादा करके यूज़ होता है रिएक्ट के साथ में, तो रिडक्स आप यहाँ पे सीख सकते हो। और उसके बाद है व्यूएक्स जो कि व्यू जेएस के साथ में यूज़ होता है, और उसके बाद है मॉबएक्स जो कि रिएक्ट के साथ में यूज़ होता है, और यहाँ पे और एक है एनजीआरएक्स जो कि एंगुलर के साथ में यूज़ होता है। तो एंगुलर वालों ने क्या किया, यहाँ पे जो रिडक्स है, रिडक्स और आरएक्स जेएस के बारे में आपने सुना होगा,
नहीं सुना होगा तो जल्दी एक वीडियो इसके ऊपर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के ऊपर आने वाली है, कोर्स आएगा, तो उसमें हम सीखेंगे RxJS। तो RxJS और रिडक्स दोनों को मिला के जो लाइब्रेरी बनी वो है NGRX, और ये एंगुलर में बहुत हेविली यूज़ होती है, और इसमें ऑब्जर्वेबल्स होते हैं और बहुत एडवांस चीज़ें होती है, स्ट्रीम्स होती है, तो ये भी हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो ये 4 मेन लाइब्रेरीज़ है जो आपको स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होगी। तो इसमें से अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो रिडक्स सीख लीजिए, आप Vue.js कर रहे हो तो Vuex सीखना है आपको, और आप एंगुलर कर रहे हो तो आप NGRX आपको सीखना है। ओके, तो ये हुआ स्टेट मैनेजमेंट। और इसके बाद बारी आती है SSR और स्टैटिक साइट जनरेटर्स। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेता हूँ तो देखिए, अभी सबसे पहले हमें समझना होगा कि SSR का मतलब क्या है और ये हमें क्यों चाहिए होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसके अंदर SEO करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो क्रॉलर्स होते हैं वो आपके कंटेंट को नहीं देख पाते, क्योंकि वो क्लाइंट साइड जनरेट होता है। तो जैसे कि रिएक्ट और व्यू की मदद से हम जो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं राउटर की मदद से, तो उसको क्रॉलर्स क्रॉल नहीं कर पाते, इसकी वजह से जो SEO है वो मार खा जाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है वो है Next.js, जो कि SSR यूज़ करता है। मतलब आपको क्या होता है कि जो कंटेंट आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर दिखाना है उसको ये सर्वर पे प्री रेंडर कर देता है, और फिर HTML हमें सेंड करता है, और फिर वो HTML हमारे ब्राउज़र के अंदर रेंडर हो जाता है। तो SSR को समझने के लिए सिंपल अगर समझे तो जो क्लासिक वे था, जो साइट्स काम करती थी पहले से, जो PHP की साइट है या फिर किसी भी साइट, जैसे हम पेज लोड करते तो पेज लोड हो जाता था, पूरा HTML सर्वर से आता था, तो वही SSR है। लेकिन यहाँ पे जो सिंगल पेज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके यहाँ पे और एक नोड सर्विस बैकग्राउंड में रन करती है, और आपका जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसको जो भी कंटेंट चाहिए होता है वो जो बैकएंड सर्वर है उसको प्री रेंडर करके देती है। तो यही बस SSR है। और इसी के साथ में इसका और एक बेनिफिट है, वो है जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन जब भी लोड होता है, नॉर्मल सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है कंपेयर टू SSR। SSR वाला क्या होता है कि आपको पूरा जो कंटेंट है वो आपको लोड नहीं कराना है, आपको जो पेज रिक्वेस्ट की है उतना ही लोड करना है, तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है। तो अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए Next.js फ्रेमवर्क आता है, और अगर आप व्यू यूज़ कर रहे हो तो Next.js उसके लिए फ्रेमवर्क आता है। इसके बाद बारी आती है स्टैटिक साइट जनरेटर्स की। और आपकी अगर कोई छोटी साइट है, स्टैटिक साइट है, तो आप गेट्सबी की मदद से कर सकते हो, या फिर Next.js के अंदर भी वो फीचर्स हैं, Next.js के अंदर भी वो फीचर्स है, तो वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एंगुलर यूज़ कर रहे हो आप यूज़ कर सकते हो एंगुलर यूनिवर्सल, तो उसकी मदद से भी आप SSR कर सकते हो। और अभी इसके बाद बारी आती है वो है एडिशनल्स की। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप सीखोगे तो बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए। तो उसमें से पहला है वो है टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टैटिक टाइपिंग नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से, जो कि टाइपस्क्रिप्ट वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली एक सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो टाइपस्क्रिप्ट में काम करती है। तो जावास्क्रिप्ट प्लस एडिशनल फंक्शनलिटी मिलके टाइपस्क्रिप्ट इन्होंने बनाई है। तो अगर आप एंगुलर वगैरह करते हो तो इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होती है। और आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ जो लोग हैं उसको मूव कर रहे हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ओके, इसके बाद है वेब असेंबली, और इसको सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अभी हॉट टॉपिक है, जो लोग अभी इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसके बारे में आप थोड़ा सा सीख सकते हो। उसके बाद है PWA, जो है प्रोग्रेसिव वेब एप्स, और इसको भी बहुत सारे लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत सारी कूल चीज़ें कर सकते हो। बाय द वे, जो PWA है उसकी मदद से आपका जो पेज है वो ऑफलाइन भी काम करेगा, मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है। उसके बाद है जैमस्टैक, जो कि अभी बहुत नया है, एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, और आपको ज़रूर इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए, और कैसे ये काम कर रहा है, और कैसे ये जो वेब डेवलपमेंट है इसका फ्यूचर चेंज कर सकता है, वो भी सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो।
और उसके बाद है वेब कंपोनेंट्स। ये भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है, जो कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है इसके लिए, जैसे कि स्टेंसिल, जेएस, पॉलीमर, स्वेल्ट जो है वो भी वेब कंपोनेंट्स यूज़ करता है। और ये एक फ्यूचर हो सकता है कि फ्यूचर में लोग जो वेब कंपोनेंट, जो नेटिव कंपोनेंट है HTML के, वो यूज़ करें। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। अभी ये हमने फ्रंट एंड देख ली, उसके बाद है बैक एंड। तो चलिए बैक एंड का भी थोड़ा सा देखते हैं। जावास्क्रिप्ट हमने सीख ली, जावास्क्रिप्ट आपको आती है, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए और एक चीज़ है, वो है Node.js। तो Node.js अगर आप सीखोगे तो Node.js की मदद से आप आपका सर्वर कोड भी लिख सकते हो। और उसके बाद अगर Node.js को और भी सिंपल बनाना है आपको, जो राउटिंग वगैरह होती है, तो आप Express.js जो लाइब्रेरी है वो यूज़ कर सकते हो Node.js की। और उसके बाद Node.js का और एक फ्रेमवर्क भी आता है, वो है Nest.js, जिसके अंदर आप टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद और एक है Happy.js, और ये दोनों आपको पता ही होगा मार्केट में नया आया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये आने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों को जिसने बनाया वो सेम क्रिएटर है जिन्होंने Node.js बनाया, जो कि है रायन दाल। ओके, तो उन्होंने ही ये जो डेनो है इसको क्रिएट किया है, और उन्होंने ट्राई किया है कि जो Node.js के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने की। तो वो एक चीज़ है, ये अभी फ्यूचर में, मतलब इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसमें से आपको Node.js और Express.js इम्पोर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए अगर आपको बैकएंड करना है। और बाद में ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये ऑप्शनल है। और उसके बाद नोड के बाद है डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस देखिए, बैकएंड आप लिख रहे हो तो आपको डेटाबेस के साथ में काम करना होता है। तो डेटाबेस के लिए सबसे हॉट है वो है MongoDB, जो कि आप अगर आपको पता ही है, जैसे मर्न स्टैक है या फिर मीन स्टैक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि MongoDB यूज़ किया जाता है, क्योंकि Node.js के साथ में बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। और हाँ, अगेन ज़रूरी नहीं कि आपको नोड के साथ MongoDB ही यूज़ करना है, क्योंकि ये जो MongoDB है, जिसको NoSQL डेटाबेस भी बोलते हैं, तो इसका अपना अपना पर्पज़ होता है। जो SQL जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उसका भी अपना अपना पर्पज़ है। तो ज़रूरी नहीं आपको यही यूज़ करना है, तो आप SQL सीख सकते हो, जिसमें MySQL और Postgres है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। और इसके बाद है Firebase, और ये एक क्लाउड डेटाबेस है। इसको आपको आपके मशीन में इसको इंस्टॉल वगैरह करना नहीं होता है, ये तुरंत मतलब वहाँ पे जाओ, जो कलेक्शन है वो क्रिएट करो और यूज़ करना स्टार्ट करो। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होती है, तो बहुत बार ये Firebase वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये 3 ऑप्शंस है, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि MongoDB और SQL जो है, एटलीस्ट इसके बेसिक आप सीख जाओ। अभी इसके बाद बारी आती है REST APIs और GraphQL की। तो अगर आप बैकएंड इंजीनियर हो तो आपको REST APIs क्या होते हैं, GraphQL, ये थोड़ा सा हॉट है अभी, इसको आप सीख सकते हो। फ्यूचर में बहुत सारी कंपनीज़ अभी REST API से मूव हो रही है GraphQL की तरफ, तो वो आप सीख सकते हो। और उसके बाद है वेब सॉकेट्स आपको पता ही है कि रियल टाइम अगर आपको कुछ एप्लीकेशंस बनाने हैं तो आप वेब सॉकेट्स का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, कोडर्स ज्ञान अपने चैनल पे यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने बनाए हैं वेब सॉकेट्स का यूज़ करके, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। बहुत ही अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं वेब सॉकेट्स, और जो रियल टाइम एप्लीकेशन मतलब उसमें मज़ा ही अलग होता है। और इसके बाद है AWS, मतलब जो भी वेब सर्विसेज है अमेज़ोन की, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सर्विसेज है उसकी, जो आप यूज़ कर सकते हो और आपके एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो भी आप सीख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, और ये आपके एक्स्ट्रा जो बोनस स्किल है उसके लिए ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी इसके बाद बारी आती है और एक टॉपिक है, और देखिए वो है वर्थ लर्निंग। इसके साइड में कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूर नहीं आपको इसको सीखना है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आप इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको अगर करोगे तो आप वेब डेवलपमेंट जो है उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे, और बहुत इसको ऑप्टिमाइज़ आप कर पाओगे आपके एप्लीकेशन को। तो सबसे पहला है डिज़ाइन पैटर्न्स। जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो प्रोग्रामिंग पैटर्न्स है,
और बेसिकली इसमें बताया जाता है कि कुछ स्ट्रक्चर होता है, तरीका होता है कोड लिखने का, किस तरह से आपके कोड को आपको स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन पैटर्न्स में आती है और अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करके आप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, अगर आप कोई लाइब्रेरी बिल्ड कर रहे हो, लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हो, तो आपको डिज़ाइन पैटर्न्स अगर आते हैं तो आप बहुत अच्छी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर्स और है एल्गोरिदम्स। तो ये भी आपको मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको करोगे तो बहुत अच्छे से आप ऐप को ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे। तो ये भी एक वर्थ लर्निंग है। आपको इसको अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आपको इसको थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक देख लेना चाहिए। तो ये हुआ वेब, और इसके साथ में मैं और 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ एज अ बोनस, और वो है यहाँ पे देखिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ओके, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला है रिएक्ट नेटिव। अगर आपको रिएक्ट आता है तो आप रिएक्ट नेटिव की मदद से नेटिव मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए। ओके, उसके बाद है नेटिव स्क्रिप्ट, जो कि जिसकी मदद से भी आप नेटिव ऐप्स बना सकते हो। और उसके बाद है आयोनिक जो है एंगुलर के साथ में अच्छा सा उसका कॉम्बिनेशन है, तो उसकी मदद से भी आप जो मोबाइल एप्लीकेशंस है वो बना सकते हो। अभी यहाँ पे स्पेशल मैंने एक फ्लटर यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये जो है ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। लेकिन अभी मार्केट में बहुत हॉट टॉपिक है ये फ्लटर, और जो मैंने भी इसको ट्राई किया है और मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आप एटलीस्ट बेसिक इसके देख लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी, और जो खुद डार्ट लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छी है और मुझे तो बहुत पसंद आई। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर कर रहे हो तो आप अगर जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हो तो एक बार फ्लटर को भी देख लीजिए। तो वैसे ये डार्ट जो है उतनी हार्ड नहीं है, ये आपको सिमिलर दिखेगी, जावास्क्रिप्ट जैसी ही दिखती है, कुछ सिंटैक्स सेम होता है। तो आपको सिर्फ कुछ एडिशनल जो फीचर्स है उसके वो सीखने हैं, और आप अच्छे से नेटिव ऐप जो है उसको डेवलप कर पाएंगे। अभी इसके साथ में और एक ऑप्शन है, वो है डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट। देखिए, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में आप जावास्क्रिप्ट की मदद से जो डेस्कटॉप ऐप है, नेटिव ऐप, वो बना सकते हो। तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर प्रोटॉन नेटिव। तो ये जो 2 फ्रेमवर्क्स है ये यूज़ आते हैं हमें डेस्कटॉप ऐप बिल्ड करने के लिए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अभी और क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो देखिए ये सिंपल सा रोड मैप है। तो एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें करनी है। मैंने वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई है जो आजकल ट्रेंड में है और फ्यूचर में भी ट्रेंड में बहुत आने वाली है, जिसकी वजह से आपको जॉब भी मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। और ये जो टेक्नोलॉजीज़ है इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस बना सकते हो। ऑलराइट, तो ये जो मैप है वो आपको डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आपकी जो 2021 की जो जर्नी है उसके अंदर इस मैप को ऐड कर सकते हो, और देखना है कि कितनी चीज़ें आप 2020 के अंदर कंप्लीट कर पाते हो। और मैं आपको नए साल की बधाई देता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि ये नया साल हमारे लिए अच्छा जाए और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें अचीव करें, और जो अपना करियर है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी और बहुत सारा गाइडेंस इसमें मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक आपको ज़रूर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ज्वाइन बटन क्लिक करके। और इसी के साथ में आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, यूज़र नेम है कोडर्स ज्ञान। तो मैं आपसे मिलूँगा और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।